जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र इतिहास विषय की पहली चैप्टर पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, दोनों थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न संख्या 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। आंसर हो जाएगा ए, थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। प्रश्न संख्या 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। प्रश्न संख्या 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां मिले वह स्थान है सी, आदमगढ़। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा सी, महदहा और डी, दमदमा, दोनों से। महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय, इन 3 स्थानों से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। प्रश्न संख्या 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए, सराय नाहर राय से और महदहा, दोनों ही स्थान से। प्रश्न संख्या 7, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आंसर बी, दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में
स्थित सराय नाहरराय, महदहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। प्रश्न संख्या 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। आंसर ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। प्रश्न संख्या 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ, जिसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रश्न संख्या 10, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। प्रश्न संख्या 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। आंसर सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। गेहूँ, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जेई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाए जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर ऑप्शन बी, लोहरादेव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल
कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा, मतलब मेहरगढ़ होगा। प्रश्न संख्या 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं दिया रहेगा तो मेहरगढ़ सही होगा। प्रश्न संख्या 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ स्थित है। प्रश्न संख्या 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन बी मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 17, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से एवं 3500 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आंसर ऑप्शन सी बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को। प्रश्न संख्या 20, आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, एकदम सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, एकदम गलत है, चावल से ये लोग परिचित थे। तीसरा, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, एकदम सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 22, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज, पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने करवाया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 23, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 24, वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। आंसर ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं में हीर आदि। प्रश्न संख्या 25, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबद्ध है? आंसर ऑप्शन बी, संगनकल्लू। इसके अलावा पिगली हल से भी प्राप्त होते हैं राग के टीले। प्रश्न संख्या 26, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि हैं। अब तक लगभग
700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 133 में चित्र पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। प्रश्न संख्या 28, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 29, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर ऑप्शन सी, वी.एस. वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। प्रश्न संख्या 31, भीमबेटका को किसने खोजा था? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर ने। प्रश्न संख्या 32, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 ईस्वी में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। वहीं इसका नामकरण हुआ। प्रश्न संख्या 33, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग, मतलब ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन बी, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बी बुर्जहोम। माफ कीजिएगा, बी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा बुर्जहोम। प्रश्न संख्या 36, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी बुर्जहोम से और गुफकराल से भी प्राप्त हुआ है, दोनों स्थानों से। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति का कारण। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला एकदम सही है। गणेश्वर ताम्र कला कृतियाँ ये भी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। बुर्जहोम नामक नवपाषाणी पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, मतलब मिट्टी से बनाए गए जो कलाकृतियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वनाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 38, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर ऑप्शन डी लेखिया शिलाश्रय। जे नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थि मिली है। प्रश्न संख्या 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। एकदम सही है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ये भी सही है। आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। प्रश्न संख्या 40। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? आंसर ऑप्शन ए संस्कृति या संस्कृत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, संस्कृत मंत्रालय। प्रश्न संख्या 41। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन सी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। धन्यवाद।